क्लास 10 PM तक शीट को कंप्लीट कीजिए जिनको भी इंटरव्यू देना है। ठीक है, ऑल राइट। तो यस्टरडे हमने प्रोजेक्ट देखना स्टार्ट किया था, रैग प्रोजेक्ट वी स्टार्टेड राइट। एंड हमने देखा था रैग के प्रोजेक्ट जनरली हम टू टाइप से बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड थी स्टैटिक डॉक्यूमेंट। स्टैटिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, जो डॉक्यूमेंट है वो फिक्स रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होता राइट। मतलब एक बार अगर एडमिन ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, यूजर सिर्फ उसी सेम डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट चेंज होगा, जैसे एचआर पॉलिसी चेंज होगी तो डॉक्यूमेंट भी चेंज होगा, बट डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कैपेबिलिटी सिर्फ एडमिन के पास रहेगी राइट। जैसे यहाँ पे इस केस में एडमिन एचआर टीम है, तो सिर्फ एचआर टीम ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती है एंड बाकी के जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज है सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज स्टैटिक डॉक्यूमेंट एंड इसके हमने 3 यूज केसेस देखे थे। एचआर पॉलिसी चैटबॉट, मतलब कंपनी में जो भी एचआर की पॉलिसीज होती है उसके ऊपर एक चैटबॉट बिल्ड करेंगे एंड जो भी इंटरनल कंपनी की आपकी टीम है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। कस्टमर चैटबॉट मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी रिलेटेड पॉलिसी, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कस्टमर के साथ हम क्या करेंगे, कस्टमर चैटबॉट बिल्ड करते हैं। देन इंश्योरेंस कंपनी चैटबॉट देखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी चैटबॉट में क्या है, जो इंश्योरेंस एजेंट्स है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने वाले हैं, वो आपका यूजर रहेंगे एंड उनका एडमिन रहेगा कंपनी। तो पॉलिसी की जो भी डिटेल है, कवरेज डिटेल, क्लॉज, एलिजिबिलिटी, इस टाइप की सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी अपलोड करेगी एंड एजेंट्स उनके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। दिस वाज फर्स्ट टाइप, दैट इज स्टैटिक डॉक्यूमेंट। एंड सेकंड हमने देखा था यूजर अपलोडेड। यूजर अपलोडेड में क्या होता है, यूजर डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा एंड उसी के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता है राइट। जैसे यूजर ही अपलोड करेगा एंड उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता है। एंड इसके यूज केसेस हमने देखे थे, फाइनेंशियल एनालिसिस चैटबॉट, मतलब जो भी कंपनी के 10K 10Q रिपोर्ट्स है, उस टाइप के रिपोर्ट्स क्या होगा, इन्वेस्टर अपलोड कर सकते हैं एंड उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे रेवेन्यू क्या है या फिर बाकी की चीजें जो भी उनको लगता है उस टाइप की क्या है, यूजर खुद से कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन लीगल डॉक्यूमेंट चैटबॉट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, इस टाइप के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है ये कस्टमर अपलोड करेगा एंड उनके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता है। देन मेडिकल चैटबॉट देखा है, मेडिकल चैटबॉट में क्या हो रहा है, डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट्स अपलोड करेंगे एंड उनके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। सो ये दोनों टाइप हमने यस्टरडे देखे थे एंड अभी हमने स्टार्ट किया था दिस वन, स्टैटिक डॉक्यूमेंट चैटबॉट। इस स्टैटिक डॉक्यूमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एचआर पॉलिसी आई हैव जस्ट मैंने क्या किया था, एक एचआर पॉलिसी मैंने ऑनलाइन सर्च किया था एंड एक कंपनी का, आई थिंक किसी हॉस्पिटल का एचआर पॉलिसी का डेटा मुझे मिला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एचआर पॉलिसी के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले। तो हम इवन तो हमारा यूज केस एचआर पॉलिसी है, बट कस्टमर चैटबॉट, इंश्योरेंस कंपनी चैटबॉट या फिर कोई और भी यूज केस है आपका, सारी चीजें सेम होगी, जस्ट आपको नेम ऑफ यूज केस चेंज करना है। ठीक है, एंड आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से आंसर आपको फ्रेम करना होता है वो भी हम देखने वाले, क्योंकि आंसर फ्रेम करना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। क्योंकि इंटरव्यू में जैसे हमने यस्टरडे भी देखा था, इंटरव्यू आपका मोस्टली 50 to 70% इंटरव्यू डिपेंड होता है आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं राइट। इसीलिए एंड उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है, जैसे आपने कौन सी मेथड यूज की थी राइट। अगर आपको डॉक्यूमेंट लोड करना है, चंकिंग करना है या फिर कोई और मेथड है, तो उसके लिए क्या कौन सी मेथड यूज की है, तो उस मेथड के क्या क्या अल्टरनेटिव थे एंड आपने उनके साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड जो मेथड आपने चूज की वही मेथड क्यों चूज की है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एंड देन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था, जब आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लोडर यूज किया, कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज किया, तो ऑलवेज स्टार्ट करना है अल्टरनेटिव मेथड्स जो आपने एक्सपेरिमेंट किए थे एंड फाइनली जो भी मेथड आपने चूज किया है उसका जस्टिफिकेशन के साथ बताना है कि मैंने ये मेथड चूज की थी, कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है। ठीक है, ये क्लियर है, ऑल राइट। देन जो आपका यूज केस था
वो हम अभी के लिए ले रहे थे दिस एचआर पॉलिसी चार्टबॉट, क्योंकि ऑनलाइन जो एचआर पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट था जो मुझे मिला था, हम उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आंसरिंग का चार्टबॉट बिल्ड करने वाले हैं। तो इसका जो आर्किटेक्चर है, हमने एक आर्किटेक्चर बिल्ड किया था। इसमें क्या है, एडमिन डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं, देन एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट को हम चंक करेंगे, उसको एम्बेडिंग करके वेक्टर स्टोर में स्टोर करते हैं, एंड जैसे ही यूजर की क्वेरी आएगी वो रिट्राइवल के पास जाएगी, रिट्राइवल रिलेवेंट चंक फेच करते हैं, वो मॉडल में जाएंगे ना, आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये सारा जो स्टैटिक डॉक्यूमेंट टाइप का आर्किटेक्चर है ये हमने देखा था। देन हमने प्लान करना स्टार्ट किया था। जब हम प्लान करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, राइट। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका डेटा का फॉर्मेट क्या है, करेक्ट। मतलब पीडीएफ है, वर्ड है, टेक्स्ट, सीएसवी, टेबल्स, स्कैन पीडीएफ, इट कैन बी एनीथिंग। उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्रोप्रिएट लोडर या फिर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन की मेथड डिसाइड करनी होगी। इवन हमने टेक्स्ट ट्रैक या फिर एजूर का डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें नहीं देखी हुई, बट वो भी हमें देखना बाकी है। ठीक है, एंड वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं विथ क्लाउड, इन सबका कैसे करना है। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपको खुद से समझ में आना चाहिए। जो भी आपने यूज केस सेलेक्ट किया है, क्या उसका डेटा सेंसिटिव है, राइट। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था यहाँ पे मेडिकल चैटबॉट हो गया, लीगल चैटबॉट हो गया, इनका डेटा कैसा है, सेंसिटिव है। आप उसको किसी थर्ड पार्टी के साथ डायरेक्टली नहीं दे सकते, राइट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, डेटा सिक्योरिटी, राइट। डेटा आपका सेंसिटिव है या नहीं, या फिर आपको डेटा सिक्योरिटी कितनी चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, मतलब यूजर आपके, जैसे हमने बिल्ड किया यहाँ पे चैटबॉट फॉर फाइनेंशियल एडवाइस, एंड यूजर क्या कर रहा है, कुछ और क्वेश्चन आके पूछ रहा है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपका जो मेन पर्पज है वो फुलफिल हो रहा है क्या। जैसे चैट जीपीटी की तरह अगर आपके चैटबॉट को यूज कर रहा है, क्योंकि अगर ये एलएलएम है तो वो आंसर देगा, राइट। तो क्या होगा, आपके टोकन्स वेस्ट हो जाएंगे। सो उन सारी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं, एंड उसके लिए गार्ड रेल्स यूज होते हैं। गार्ड रेल्स वगैरह क्या है वो हम फ्यूचर में देखेंगे, एंड इसी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट होगा उनमें गार्ड रेल्स कैसे इंप्लीमेंट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ गार्ड रेल्स वगैरह होते हैं, वो भी हम देखने वाले। देन हेलुसिनेशन हैंडल करना है, राइट। मतलब जो आपको डेटा मिल रहा है वो आंसर डॉक्यूमेंट में से ही होना चाहिए, राइट। किसी और जगह से अगर आंसर दे रहा है या फिर खुद से वो जनरेट करके दे रहा है, करेक्ट, तो क्या होगा, इट इज नॉट गुड साइन। एंड देन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पीआईआई या फिर पीएचआई होता है, ये इंफॉर्मेशन आपको मास्क करनी चाहिए या फिर हाइड करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिडर हम एचआर चैटबॉट बिल्ड कर रहे हैं, एंड फॉर सम रीजन कोई एम्प्लॉय उसकी पर्सनल डिटेल चैटबॉट में इंसर्ट कर रहा है, मे बी वो उसका बैंक अकाउंट नंबर दे रहा है, बोल रहा है कि दिस इज माई बैंक अकाउंट नंबर, आई डिडंट रिसीव सैलरी फॉर दिस मंथ, ऐसा कुछ दे रहा है। एंड ये इंफॉर्मेशन जो भी ऐसी पीआईआई इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, अगर वो लीक हो गई तो क्या होगा, आप बिकॉज ऑफ यूर प्लेटफॉर्म उनकी अकाउंट क्या है, सिक्योरिटी खतरे में आ सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगेन इसके लिए भी वही यूज होता है गार्ड्रेल्स। हम क्या करेंगे, जैसे ही यूजर का इनपुट आ रहा है तो उसमें हम चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें कोई पीआईआई प्रेजेंट है, अकाउंट डिटेल्स, नेम वगैरह अगर प्रेजेंट है उसको रिमूव करने का ऑप्शन है, मास्क करने का ऑप्शन है, ऐसे मल्टीपल है जो गार्ड्रेल्स के टाइप हम देखने वाले। बट ये सारी चीजें भी आपको सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिक्योरिटी। देन हमने हार्डवेयर के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। हार्डवेयर मतलब सीपीयू, जीपीयू, रैम, स्टोरेज, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, देन कॉस्ट, आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है, आपकी कंपनी कितना कॉस्ट बेयर कर सकती है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो हमने ये प्लानिंग देखा था, एंड अभी हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। बट जो भी हमने अभी तक देखा था, ये स्टडी जो भी देखा था, ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट, ऑल क्लियर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एडमिन का पार्ट है वो हम बिल्ड करने वाले हैं। तो एडमिन का क्या रोल है इसमें, एडमिन जैसे जो ऊपर लिखा था वही ले लेते हैं, कहाँ गया, हियर। एडमिन क्या करने वाला है,
डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, उसके बाद हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, चंक करेंगे, एम्बेडिंग मॉडल, देन वेक्टर स्टोर में आपको स्टोर करना है, ठीक है। एंड इसके लिए आगे आपको फास्ट एपीआई वगैरह यूज करना है, ये सब करने के लिए वो हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके से उसको डिप्लॉयमेंट में लेके जा सकते हैं, बट अभी तक। एंड ऑलवेज एक बात याद रखना, जो आप आईडी वगैरह यूज करते हैं, राइट, तो क्या होगा जब आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है, व्हाट यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटेशन, अभी यहाँ पे आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, आपको चंकिंग करना है, एम्बेडिंग मॉडल करना है, तो आपको स्टार्टिंग में ही पता है क्या कौन सा एक्सट्रैक्शन की मेथड बेस्ट वर्क करेगी, कौन सी चंकिंग की मेथड बेस्ट वर्क करेगी, आइडिया है आपको? नो, राइट, ये किसी को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या यूज करना है। तो ये कब पता चलता है आपको, जब आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट मतलब मल्टीपल टाइम्स आप ये चीजें टेस्ट करेंगे। मे बी आप अनस्ट्रक्चर के साथ टेस्ट करके देख सकते हैं, पाई पीडीएफ, पाई म्यू पीडीएफ, या फिर अदर जो टेक्स्ट वगैरह है, उन मेथड के साथ आप एक्सपेरिमेंट करोगे। आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन ही आपको पता चलेगा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर बेटर कौन सा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज आपको पहले एक्सपेरिमेंट करना होता है, एंड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हम जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। जैसे ये IPYNB है, ये हम क्या करेंगे, कोई भी मतलब आपका जुपिटर नोटबुक, कोलैब वगैरह इस टाइप के नोटबुक एनवायरनमेंट यूज करते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। एंड जैसे ही आपका एक्सपेरिमेंटेशन कंप्लीट हो गया, मतलब अभी आपको पता चल गया कि आप कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करने वाले हैं, चंकिंग के लिए क्या यूज करना है, एम्बेडिंग के लिए कौन सा, वेक्टर डीबी कौन सा यूज करना है, ये आपका डिसाइड हो गया, फिक्स हो गया। देन आप क्या करोगे, उन सारी चीजों को जो आपका डिसाइड हुआ है, जो आपका कोड है, उसे आप लेके जाओगे VS कोड या फिर जहां पे भी, एंड ये फाइल का एक्सटेंशन क्या है, IPYNB, राइट। तो IPYNB को हम डायरेक्टली कभी भी डिप्लॉय नहीं कर सकते। डिप्लॉय करने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा .py फाइल में, राइट, जो पाइथन का एक्सटेंशन है। तो उसके लिए हम VS कोड या फिर किसी उस टाइप का जो भी कोई आईडी है, VS कोड है, पाइचार्म वगैरह, उनका हम यूज कर सकते हैं। उनमें फास्ट एपीआई वगैरह का यूज करके उसको हम कन्वर्ट करेंगे एपीआई में, एंड देन डिप्लॉय करते हैं डॉकर का यूज करके, ठीक है। वो सारी स्टेप कैसे होगा, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी, बट अभी के लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। व्हाट यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटेशन, हम टेस्ट करके देखेंगे कि आपको बेटर रिजल्ट कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, एडमिन की जो प्रोसेस आपको करनी है, तो उसमें जैसे ही एडमिन डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए वो आपको देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर, अभी हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि डॉक्यूमेंट स्टोर वगैरह कहाँ पे करना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। उसके लिए AWS S3 या फिर एजूर का ब्लॉक स्टोरेज, ये ऑप्शन है। अभी के लिए हम ऐसे करेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, एंड आपको उस डॉक्यूमेंट फाइल का पाथ मिला है, जो भी PDF है, जो कुछ भी टाइप का डॉक्यूमेंट है आपको, ठीक है, अपलोड हो चुका है, उनको S3 में स्टोर करना है, ब्लॉक स्टोरेज में स्टोर करना है, उन्होंने स्टोर कर लिया, एंड आपको उस PDF का पाथ मिला है। उसके बाद की प्रोसेस हम अभी बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। एंड इसका आंसर भी हम देखेंगे बाद में, आंसर जब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसको S3 में स्टोर करना है या फिर कहाँ पे आपने स्टोर किया, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो अभी आपको So पाथ मिल गया। this part also handled by us, or someone is doing come सॉरी, also. So means adding these PDFs to somewhere in AWS or Azure, हाँ, that part handled by ourselves or from team somewhere doing that. जनरली उसके लिए पाइथन टीम होते हैं, बट अगर मिड केस या फिर स्मॉल केस कंपनी है तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली ये जैसे यूजर बैकएंड बिल्ड करने के लिए, या फिर इवन आपको एपीआई का भी काम आपको नहीं होता है एज ए AI इंजीनियर, बट स्मॉल केस या फिर मिड केस कंपनी में क्या होता है, या फिर अभी टीम की साइजेस स्मॉलर बनती जा रही है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम करके देखेंगे कि जस्ट आपको आइडिया है, ठीक है। ऑलराइट, आपको एक PDF मिला है, तो फर्स्ट थिंग आपको करनी पड़ेगी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। तो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास बहुत सारी मेथड है, राइट। जैसे हमने देखा था, अगर हमने लैंगचेन के डॉक्यूमेंटेशन में देखा था, आपके पास मल्टीपल लोडर्स है जस्ट फॉर PDF, बट आपको ये चेक करना पड़ेगा
कि आपका डॉक्यूमेंट कौन से टाइप का है, ठीक है, क्या वो पीडीएफ है। सेकंड थिंग, क्या वो डॉट टीएक्सटी है, क्या उसमें टेबल डेटा है, राइट। हो सकता है पीडीएफ में टेबल डेटा हो, या हो सकता है उसमें इमेजेस एंड टेक्स्ट हो, मतलब इमेजेस विथ टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, आपको इमेज के फॉर्म में ये डेटा मिल रहा है, ठीक है, एंड अगर आपको इमेज में टेक्स्ट है, सारी चीजें इमेज है एंड इमेज में टेक्स्ट है, तो उसको एक्स्ट्रा कैसे करोगे, इमेज में जो टेक्स्ट है उसे। यस, किसी को आइडिया है इमेज में से टेक्स्ट कैसे एक्स्ट्रा करते हैं आप? by using PyTesseract library. एग्जैक्टली, ओसीआर, जो भी ओसीआर सॉल्यूशन है, पाइटेसरैक्ट, पैडल ओसीआर, इजी ओसीआर, इस तरह, या फिर टेक्सट्रैक्ट वगैरह, ओसीआर सॉल्यूशंस हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको इमेज में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर इमेज में ग्राफ या फिर जो विजुअल एलिमेंट्स है उसमें डेटा स्टोर है, जैसे जिसे हम बोलेंगे इमेजेस विथ ग्राफ, तो क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ओसीआर काम नहीं करेगा, राइट, ओसीआर सिर्फ टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके देता है, तो इसके लिए इस टाइप की इमेज के लिए यस Image captioning using LLM. यस इमेज कैप्शनिंग कर सकते हैं, बट आंसर कैसे मिलेंगे यूजर को, मल्टी मॉडल मॉडल यूज कर सकते हैं क्या? यस, वैसे हमने मल्टी मॉडल मॉडल की कैपेबिलिटी देखी थी, हम जैसे कोई भी ग्राफ या फिर कोई भी इमेज देते हैं उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, मल्टी मॉडल आंसर कर सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें इमेज में ग्राफ या फिर ऐसा कुछ है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मल्टी मॉडल मॉडल्स। ऑलराइट, देन स्कैन पीडीएफ हो सकता है, स्कैन पीडीएफ, या हैंड रिटन टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। ये जनरली इतने ऑप्शन है, या फिर फ्यू और हो सकते हैं, बट जनरली ये सारे टाइप रहेंगे। तो जस्ट अगर आप इमेजिन करते हैं आपको एक नॉर्मल बेसिक पीडीएफ मिल रहा है, तो सिंपल पीडीएफ है, डिजिटल पीडीएफ है, तो क्या यूज कर सकते हैं आप इसके लिए? यस, PyPDF loader. पाई पीडीएफ, पाई पीडीएफ, पीडीएफ मैंने इस टाइप के जो भी बेसिक लोडर थे उनसे इसका काम चल जाएगा। देन अगर आपका डॉट टीएक्सटी फाइल है तो Text loader. टेक्स्ट लोडर, लैंचेन का जो टेक्स्ट लोडर है वो यूज करेंगे। अगर आपके पीडीएफ में टेबल डेटा है तो क्या कर सकते हैं, Unstructured library. अनस्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। इमेजेस विद टेक्स्ट, मतलब इमेज है एंड उनमें टेक्स्ट है, तो Unstructured library same. ओसीआर, पाइटेसरैक्ट या फिर जो भी कुछ ओसीआर है, ओसीआर सॉल्यूशंस यूज करेंगे। मतलब ये पीडीएफ में नहीं है, सिंपल इमेज है, डॉट पीएनजी या फिर जेपीजी इमेज होती है ना, वो इमेज है, ठीक है। इमेज विथ ग्राफ है, मतलब इमेज है बट उसमें टेक्सचुअल एलिमेंट्स नहीं है, विजुअल एलिमेंट्स है, जैसे ग्राफ या फिर कोई इमेज है, तो उसके लिए Structure is clear. मल्टी मॉडल मॉडल्स यूज करना पड़ेगा, राइट। इमेज है ये भी, डॉट पीएनजी डॉट जेपीजी इमेज है। देन अगर स्कैन पीडीएफ है तो पीडीएफ एंड स्कैन पीडीएफ में क्या होता है, आपका पाई पीडीएफ, पाई पीडीएफ, आई थिंक पाई पीडीएफ वर्क करेगा बट उतने अच्छे से नहीं, स्कैन पीडीएफ पे वर्क नहीं करते। तो स्कैन पीडीएफ के लिए आपको अनस्ट्रक्चर्ड या फिर जो AWS टेस्टैक या फिर Amazon का फॉर्म रिकॉग्नाइजर जो कि डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस उसको कहा जाता है, उसका यूज करेंगे। एंड सेम फॉर हैंड रिटन टेक्स्ट आल्सो, अगर आपके डॉक्यूमेंट में हैंड रिटन टेक्स्ट है तो उसके लिए टेक्सट्रैक्ट या फिर एजूर का डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जस्ट अभी इमेजिन करना है वॉट एवर योर प्रोजेक्ट माइट बी। तो हम क्या करेंगे, हमारे यूज केस की तरफ जाते हैं। तो क्या लगता है जो आपका HR पॉलिसी चैटबॉट होगा वो किस टाइप का हो सकता है? क्या उसमें हैंड रिटन टेक्स्ट होगा, क्या उसमें टेबल होगा, इमेजेस होंगी, क्या लगता है किस टाइप का हो सकता है ये जो HR पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा? Table और text होंगे. टेबल टेक्स्ट हो सकते हैं, टेबल होंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, राइट, या हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो आपको उसके लिए बेटर सॉल्यूशन क्या रहेगा देन HR पॉलिसी के लिए?
अनस्ट्रक्चर्ड पढ़े तो टेबल टेक्स्ट के लिए। अनस्ट्रक्चर्ड यूज कर सकते हैं। देन कस्टमर चार्ट जिसमें प्रोडक्ट मैनुअल्स, पॉलिसी वगैरह है। तो अगर या FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जनरली कैसे रहेंगे? टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकते हैं, मतलब आपको नॉर्मल PDF मिलेगा, तो नॉर्मल PDF के लिए PyPDF, PyMePDF यूज कर सकते हैं। अगेन इसमें कवरेज, डिटेल, क्लॉज, एलिजिबिलिटी, तो कंपैरेटिव टेबल या फिर ग्राफ होने के चांसेस है क्या इसमें? यस सर। यस, ग्राफ वगैरह हो सकते हैं। अगेन अनस्ट्रक्चर्ड यूज होगा। तो इसी तरीके से आपको समझना होगा, मतलब आपको खुद को इमेजिन करना होगा कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का हो सकता है एंड उस टाइप के डॉक्यूमेंट के लिए बेटर क्या रहेगा। ठीक है, ये आइडिया आ रही है। आंसर अभी आप क्लेम कर सकते हैं किसी भी यूज केस के लिए। यस यस आसमा। सर आपने भी कहा कि डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज अगर डॉक्यूमेंट में ग्राफ्स है, इमेजेस है, और फिर वो डेटा हम AWS पे वर्क करेंगे या फिर से? हाँ, तो जो AWS का टेक्स्ट ट्रैक्ट है वो जस्ट टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा। ठीक है, एंड उसके लिए आपको प्रोसेस अगर कर रहे हैं तो LLM ही यूज करना पड़ेगा। AWS से भी हम LLM यूज करा सकते हैं जिसमें मल्टी मॉडल वगैरह रहेंगे। तो आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन के लिए Amazon का टेस्टरैक्ट सर्विस यूज करोगे, जस्ट टेस्टरैक्ट। ठीक है सर मीन्स लोकली वर्क करेंगे या AWS पे वर्क करके फिर डेटा हम अपने लैपटॉप पे लेंगे? हाँ, दोनों मेथड्स है। डायरेक्टली Amazon पे कर सकते हैं या फिर AWS की सर्विसेज हम हमारे लोकल में भी रन कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी हम देखने वाले हैं AWS के साथ। बट ये पॉसिबल है कि आपके अभी इस कोलैब में अगर हम सारा कोड लिख रहे हैं तो इसी नोटबुक में हम AWS की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जो एक्सट्रैक्शन की है या फिर LLM की, एम्बेडिंग मॉडल की सर्विसेज। ठीक है, इवन फॉर एजूर आल्सो सेम। आप एजूर के ऊपर भी डायरेक्टली बिल्ड कर सकते हैं, बट एजूर के ऊपर कर रहे हैं या फिर AWS के ऊपर कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें वही से लेनी पड़ेगी, राइट? आप लॉक इन हो जाते हो एक ही चीज यूज करने के लिए। बट यहाँ पे आप आपके लोकल में बिल्ड कर रहे हो तो आप AWS की एक सर्विस यूज कर सकते हो, दूसरी लैंगचेन की कर सकते हो, तीसरी कहीं और से कर सकते हो, राइट? तो आपको एक फ्रीडम होता है। सर एज्यूर की भी कर सकते हैं? यस यस कर सकते हैं, एजूर की भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको आंसर इसका बिल्ड कैसे करना है, जनरली कभी भी नॉर्मल PDF नहीं बोलना है। ठीक है, या तो आप उसमें टेबल था बोल सकते हैं या फिर स्कैन PDF था, ऐसे बोलना है आपको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बोलेंगे आप? हमने बेसिक डॉक्यूमेंट लोडर से स्टार्ट किया था जिसमें PyPDF, PyMePDF ट्राई किया, बट बिकॉज ऑफ टेबल डेटा, टेबल के ऊपर आंसर नहीं मिल रहे थे इसलिए अनस्ट्रक्चर पे स्विच किया, या फिर स्कैन PDF था उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था इसलिए हमने टेक्स्ट्रैक्ट या फिर बाकी की कोई मेथड यूज की। ठीक है, या इवन आपको नॉर्मल PDF ही बताना है तो आप बता सकते हैं कि हमने PyPDF, PyMePDF, PDF माइनर, PDF प्लम्बर 3-4 ट्राई किए एंड उनमें से जस्ट एक का बताना है कि वो हमें थोड़ा बेटर एक्सट्रैक्शन दे रहा था, PyMePDF समथिंग, तो हमने वो चूज कर लिया। बट कभी भी डायरेक्टली नेम नहीं बताना है कि हमने PyPDF किया, हमने एक्सट्रैक्ट किया। एटलीस्ट 3-4 दूसरी चीजें हमने ट्राई आउट किया एंड देन आपको क्या आंसर मिला वो बताना है। ठीक है सर PDF एंड एक मतलब डॉट करके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो ये दो चीजें ऐसी है जहाँ पे जो आपने अभी लिस्ट डाउन किया है ये सारी चीजें उसके अंदर हो सकती है, जैसे कि Right. टेक्स्ट भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, टेबल एज ए फॉर्म ऑफ इमेज भी हो सकता है, मतलब वो टेबल है लेकिन वो इमेज है, या फिर कोई और इमेज है या फिर कुछ भी, मतलब ये जो भी आपने लिस्ट डाउन किया है वो सारा PDF में और डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड सही रहेगा? मतलब कौन सी केस में? जैसे कि सपोज अभी मेरे पास एक PDF है या फिर एक डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है, उसमें टेक्स्ट डेटा भी है, उसमें टेबल डेटा भी है, उसमें इमेजेस भी है, और उसमें ऐसी इमेजेस भी है जो कि टेबल है लेकिन वो right. टेबल का इमेज है। ठीक है, राइट, उसमें ग्राफ्स भी है, राइट, उसमें हैंड रिटन टेक्स्ट टाइप की इमेजेस भी है, Yeah, एक अलग फॉर्म। हाँ, ये सारी चीजें उसमें एक ही फाइल में है, जैसे कि Right, PDF right. में है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट में है। यस क्या लगता है? तो इस केस यस यस क्या लगता है इसका आंसर कोई कर पाएगा?
मतलब आपके पास पीडीएफ है या फिर डॉक्यूमेंट है, उसमें टेक्स्ट है, टेबल है, एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस है, हैंड रिटन टेक्स्ट की इमेज है, टेबल की इमेज है, ग्राफ की इमेज है। तो कौन सी मेथड बेटर रहेगी? अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी। यस, अनस्ट्रक्चर्ड यूज करेंगे, एंड अनस्ट्रक्चर का जो हमने मल्टी मॉडल रैक बिल्ड किया था उस वे से आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी आपका टेक्स्ट सेपरेट करेगा, टेबल सेपरेट करेगा, एंड जो इमेजेस है वो सारी इमेजेस सेपरेट करके देता है, एंड इनको हम देन इमेजेस को, टेबल को एंड टेक्स्ट को मल्टी मॉडल मॉडल से हैंडल कर सकते हैं। तो फॉर दैट अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी विल बी सुटेबल। So, if we have multiple PDF, okay, we are using 10 PDF, around about 10. So Right. each PDF is different one. Suppose Mhm. in one PDF we have only text data, another we have table data, like different combination in different PDF. Then in that Right. case, राइट, तो उसके लिए आपको कस्टम लोडर बिल्ड करना पड़ेगा। कस्टम लोडर भी होते हैं। कस्टम लोडर मतलब क्या होता है, आप चेक करोगे, जैसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को पहले क्लासिफाई वगैरह करना पड़ेगा। जैसे क्या हो सकता है, अभी एचआर पॉलिसीज है, एचआर पॉलिसीज में ही डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी है। ठीक है, मे बी एक लीव की पॉलिसी के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट नहीं होगा, बट अभी के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एक लीव पॉलिसी है जिसमें हैंड रिटन टेक्स्ट है, दूसरी है वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी जिसमें सिर्फ ग्राफ वगैरह है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है। मतलब आपको पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को, एंड देन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसका लोडर डिसाइड करेंगे। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट आ रहा है तो क्या करना है, ऐसा आ रहा है तो क्या करना है, तो आपको खुद का एक कस्टम लोडर बिल्ड करना पड़ेगा। okay, means But for each PDF we are using different. यस, राइट। Okay. ऑलराइट, ठीक है, तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। ठीक है, सो आफ्टर So one more question. Sorry to Uh-huh. interrupt you. यस, So in this case, can we say that we are using AWS API, AWS services with the help of Boto3 library? Can we Yes, cover also. this topic in next session? यस, नेक्स्ट सेशन नहीं, बट हमारा AWS Azure दोनों का होने वाला है, उनके साथ हम कवर करेंगे। Boto3 के साथ कैसे करना है, Azure के साथ कैसे करना है, ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड। दोनों Okay, but we can say like यस यस this way we can. यस यस Okay. यस। एंड अगर हैंड रिटन टेक्स्ट या फिर स्कैन्ड पीडीएफ है तो इट इज एडवाइजेबल टू से AWS या फिर Azure का यूज किया है, बाकी कोई भी उतना बेटर रिजल्ट नहीं देता है। Yeah, that's look like industry level, standard level projects. Huh? That's right. ऐसा कुछ नहीं, अनस्ट्रक्चर भी स्टैंडर्ड लेवल है, बाकी के भी स्टैंडर्ड लेवल है। ठीक है, Okay. बट क्या होता है, आगे कुछ कंपनी में AWS की कॉस्टिंग ज्यादा आ सकती है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो अवॉइड करते हैं कि AWS Azure की सर्विसेज यूज नहीं करना है। दैट डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। Right. That is also possible. Right, sir. यस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक फिक्स करना है आप क्या बोलने वाले हो। आपको AWS सर्विस बोलना है, अनस्ट्रक्चर बोलना है, PyPDF बोलना है, जो भी बोलना है विद कॉन्फिडेंस, एंड वही क्यों यूज किया था विद उसके जस्टिफिकेशन के साथ बोलना है। राइट, सामने से उनका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि आपने यही क्यों यूज किया। आपके आंसर में ही उसका आंसर, मतलब आपने एक जो आंसर दिया उसी में ही वो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अगेन हम इसका सैंपल आंसर वगैरह देखेंगे, बट एक आइडिया आ रही है क्या, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट का आंसर कैसे कर सकते हैं, विच एक्सट्रैक्शन मेथड यू यूज या फिर विच डॉक्यूमेंट लोडर यू हैव यूज्ड, कैसे आंसर कर सकते हैं, क्लियर है? ऑलराइट, देन एक्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट मेथड क्या होगी आपकी, मतलब नेक्स्ट क्या करना है आपको, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, अभी आपको चंकिंग करना है, मतलब डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिटिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स थी, कौन सी मेथड्स है? यस, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, सिमेंटिक चंकर, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक मेथड है, ऐसे मल्टीपल मेथड है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, जैसे क्या आपको डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब डॉक्यूमेंट कैसे आता है, यस, आपको डॉक्यूमेंट कैसे मिलता है, पैराग्राफ्स, हेडलाइंस वगैरह आती है, राइट। क्या आपको वो स्ट्रक्चर प्रिजर्व करना है, क्योंकि उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी।
प्रिजर्व स्ट्रक्चर, ये आपका एक कंसर्न हो सकता है। देन अगर आपके पास टेबल है तो टेबल का स्ट्रक्चर प्रिजर्व करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा लोड स्प्लिटर मेथड है फॉर टेबल स्प्लिटिंग? अनस्ट्रक्चर्ड। यस, अनस्ट्रक्चर का जो हमने HTML को स्प्लिट किया था, ठीक है। तो टेबल भी है क्या, या फिर समटाइम क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है, इन्फो इज स्कैटर्ड, ये भी हो सकता है। इन्फो स्कैटर्ड है मतलब क्या है, आपके डॉक्यूमेंट में पॉलिसी, अभी HR चार्टबॉट देख रहे तो उसका एग्जांपल लेते हैं, कहीं पे जो लीव पॉलिसी है, फर्स्ट पेज पे भी लीव पॉलिसी की कुछ इंफॉर्मेशन है, 4th पेज पे है, 10th पेज पे है, तो ये इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, ऐसे भी हो सकता है समटाइम्स। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है, मतलब पैराग्राफ्स, हेडलाइन वगैरह है, वो प्रिजर्व करना है, तो इसके लिए कौन सा लोडर बेटर रहेगा? रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। यस, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर क्या करता है, जो आपका स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट का वो प्रिजर्व करेगा। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट में टेबल्स है तो टेबल्स को स्प्लिट करना है तो वी कैन यूज अनस्ट्रक्चर्ड स्प्लिटर। Unstructured, right? यस, अगर आपकी इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, टू मच स्कैटर्ड है, जैसे एग्जांपल देखा था हमने, तो यस, सिमेंटिक चंकर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर फिल करना है। जनरली मोस्ट ऑफ द यूज केसेस के लिए रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, बट उसका आंसर भी देना है। आप बोलेंगे कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर में क्या होता है, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर जो है वो फिक्स साइज चंकिंग है, जहां पे कोई भी स्ट्रक्चर प्रिजर्व नहीं हो रहा था। देन इसमें आपके पास टेबल या फिर उतना कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए रिकर्सिव यूज किया। या फिर पहले हमने कैरेक्टर से ट्राई किया था बट उसमें कुछ भी प्रिजर्व नहीं हो रहा था, इसलिए रिकर्सिव पे मूव किया। रिकर्सिव में हो रहा है बट ओनली टेबल का प्रॉब्लम आ रहा था, तो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम हमने जो अनस्ट्रक्चर्ड का है वो यूज किया। सिंपल इस तरीके से इसका आंसर फ्रेम करना है। यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, चंक साइज एंड चंक ओवरलैप। चंक साइज, तो चंक साइज क्या होनी चाहिए, राइट। जस्ट आपको ये कंसिडर करना है कि आपका जो चैटबॉट है, जो भी यूज केस है, क्या उससे आप शॉर्ट आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर मतलब क्या है, या आप उससे लॉन्ग आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर मतलब क्या है, हम यहाँ पे जाते हैं, तो जब ये 4 पॉलिसी चैटबॉट है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्मॉलर आंसर होगा, मीडियम या फिर लार्ज हो सकता है। अगर किसी ने कुछ पॉलिसी के बारे में पूछा है तो क्या लगता है, मीडियम बोल सकते हैं। यस, साइज जो होगी मीडियम होगी। देन कस्टमर चैटबॉट, हियर आल्सो मीडियम, हियर आल्सो मीडियम होगा। फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, इसका 1 लाइन या फिर ऐसे में आंसर दिया जा सकता है क्या? यस, मतलब ये इस टाइप का जो है उसमें क्या हो सकता है, इवन मेडिकल चैटबॉट में क्वेश्चन के आंसर स्मॉलर होंगे, 1 लाइन मोस्टली। यस, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपके चैटबॉट है उसका जो आंसर आने वाला है, ठीक है, वो आंसर शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है। अगर शॉर्ट आंसर है तो आपका चंकी साइज भी आपको स्मॉल रखना है, ठीक है। आप क्या करोगे, स्मॉलर साइज, एंड अगर लॉन्ग आंसर है तो लार्जर चंक साइज रखना है, ठीक है। या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर है, स्मॉल रखना है, लार्ज रखना है, तो कोई एक मेथड थी जो कि चंकिंग की नहीं है बट रिट्राइवल की मेथड है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कौन सी है? यस, पेरेंट डॉक्यूमेंट। पेरेंट डॉक्यूमेंट, तो वो भी ले सकते हैं, पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल, ठीक है। एंड देन आपको चंक ओवरलैप देना है। चंक ओवरलैप जनरली 10%, 20%,
मोस्टली मैक्सिमम 30% रखना है, नॉट मोर देन दैट। 10 to 20% आपको क्या करना है, चंक ओवरलैप रखना है, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है। इसका आंसर कैसे दे सकते हैं आप? हाँ सॉरी, मतलब क्या क्या किया है आपने? हाँ हाँ, राइट राइट, यस राइट राइट राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास पेजेस होता है। ये पेजेस मतलब क्या है, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट लोडर का, यस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लिस्ट होती है, ठीक है। पेजेस मतलब क्या है, लिस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस लिस्ट में आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट 1, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट 2, ऐसे मल्टीपल होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एक पीडीएफ का इस पेजेस में लेंगे, तो जब दूसरे पेजेस का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस लिस्ट को इसी लिस्ट में आप एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, डॉट एक्सटेंड मेथड से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो किसी एक सिंगल इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, सिंगल लिस्ट में सारे डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट अपेंड करना है। एंड जब ये लिस्ट हम पास करेंगे तो क्या होगा, वो पास होगा आपके चंकिंग के लिए, ठीक है। ऑल राइट, सर ये पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवर से कैसे आंसर देंगे स्प्लिटर का, मतलब हम ये समझ नहीं आ रहा। पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल में क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर शॉर्ट रखना है या फिर लॉन्ग आंसर रखना है, तो पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल क्या करता है, पहले लॉन्ग चंक क्रिएट करेगा, मतलब लार्जर साइज के चंक क्रिएट करता है, एंड देन उस लार्जर चंक को हम स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो रिट्राइव होते टाइम वो स्मॉलर चंक रिट्राइव होंगे, बट एलएलएम को पास होते टाइम लार्जर चंक रिट्राइव होते हैं, ठीक है। तो रिट्राइव के लिए क्या होता है, जनरली शॉर्टर चंक बेटर रिट्राइव होते हैं, तो हम शॉर्टर चंक से रिट्राइव करेंगे, एंड जब एलएलएम को पास करना है तो आपका जो लार्जर चंक है वो पास करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम स्प्लिटर का यूज नहीं करते हैं क्या? स्प्लिटर का यूज रिट्राइवल में ही यूज होगा, रिट्राइवल में ही हम स्प्लिटर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, जस्ट एक बार ये नोटबुक का इम्प्लीमेंटेशन देखना रिट्राइवल्स में हमने पेरेंट डॉक्यूमेंट का रिट्राइवल देखा है, उसमें क्या होता है, रिट्राइवल में ही हम जो आपका स्प्लिटर है वो पास कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ स्प्लिटर वाला कंपोनेंट एक प्रकार से बाईपास हो जाता है, वो रिट्रीवल का पार्ट बन जाता है। हाँ यस यस, मतलब वहां पे भी स्प्लिटर होगा, आपको रिकर्सिव वगैरह जो यूज करना है वही आप यूज करोगे, बट वो रिट्राइवल के अंदर वर्क होगा। जैसे एम्बेडिंग मॉडल हम रिट्राइवल के डायरेक्टली अंदर डालते हैं, राइट। तो सेम वे में यहाँ पे भी क्या है, चंक भी उसके अंदर होता है, मतलब ये स्प्लिटिंग का भी कंपोनेंट। यस आसमा। सर AWS का भी स्प्लिटर रहता है क्या, या फिर वो अच्छा परफॉर्म करता है? AWS का स्प्लिटर नहीं, AWS का ओनली एक्सट्रैक्शन, एंड एक्सट्रैक्शन के लिए है उनका एक्सट्रैक्ट, एंड देन LLM एंड एम्बेडिंग मॉडल के लिए बेडरॉक, जैसे इतना ही है। बाकी के कंपोनेंट आपको अमेज़न से नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, चंकिंग कर लिया, नेक्स्ट क्या है आपका, एम्बेडिंग मॉडल, राइट। तो एम्बेडिंग मॉडल मेनली 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन से? कमर्शियल एंड ओपन सोर्स। यस, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स। सो आप जस्ट फ्यू कमर्शियल मॉडल के एग्जांपल दे सकते हैं, जस्ट प्रोवाइडर के नेम देंगे तो भी चलेगा। ओपन है मोस्ट पॉपुलरली यूज किया है, गूगल के जेमिनी मॉडल्स हैं, ठीक है। देन कोहेर के भी कुछ फेमस मॉडल हैं, कोहेर। देन बेडरॉक, तो ये बेडरॉक मींस क्या है, AWS से हम AWS बेडरॉक के थ्रू मॉडल एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एजूर AI फाउंडेशन, वहां पे भी आपको ये मॉडल्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या है,
इतने मल्टीपल ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप। अगेन ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मोस्टली फ्यू थिंग्स। क्या होता है, समटाइम्स आपके कंपनी का इनमें से किसी के साथ टाइप हो सकता है, गूगल जेमिनी के साथ होगा, AWS के साथ, या फिर एजूर के साथ, या ओपनएआई। जनरली ओपनएआई के साथ नहीं होता है, बट आपके कंपनी का टाइप होगा तो आपको वही यूज करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। या फिर आपको ये डिसाइड करने के लिए बोला जाएगा कि आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, ठीक है। तो कौन सा यूज करना है, आप क्या करोगे, आपको कुछ फैक्टर्स मिलते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम में देखा था। क्या क्या फैक्टर्स है फॉर सेलेक्टिंग एम्बेडिंग मॉडल? Dimensions. यस, सॉरी, Dimensions. यस, डायमेंशन देख सकते हैं, सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कॉस्ट, मैक्सिमम टोकन, Capability. कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। देन ओपन सोर्स भी मॉडल है। ओपन सोर्स में क्या क्या है, फ्यू नेम्स बता सकते हैं। अगेन उसमें सबसे फेमस सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, देन या फिर आपका एक है PEI, ये है। देन क्वेन के कुछ मॉडल है, देन एनवीडिया ने भी कुछ मॉडल्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी ओपन सोर्स मॉडल ले सकते हैं। ओपन सोर्स मॉडल आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? यस, Hugging Face. हगिंग फेस पे, राइट। तो ये सब तो चीजें हम कर रहे हैं। तो आपको अगेन क्या करना है, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स में अगर आपको डिसाइड करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो जस्ट इन दोनों के बीच में आपको डिसाइड करना है, कमर्शियल के साथ जाना है या फिर ओपन सोर्स के साथ जाना है। Yes. So I have one doubt. So when we are using for embedding, we are using commercial model, right? So for chunking also, we can do same, right? Or it is not like that? चंकिंग के लिए कुछ मॉडल्स यूज नहीं हो रहे, तो यहाँ पे ओपन सोर्स कमर्शियल कुछ भी नहीं है। Means Okay. splitting or chunking means in for embedding how we are having commercial models, right? So for that chunking and this one also AWS or Azure providing something or not? AWS Azure का सिर्फ 3 चीजों के लिए होता है, एक्सट्रैक्ट, एम्बेडिंग मॉडल एंड LLM, ठीक है। स्प्लिटिंग के लिए नहीं होगा, या और क्या होता है मेथड, चेन के लिए नहीं होगा। ये सब कुछ आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। AWS Azure का सिर्फ एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, एम्बेडिंग मॉडल एंड LLM, सिर्फ इन 3 जगह पे होता है। ऑलराइट, तो कमर्शियल एंड ओपन सोर्स, इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या फैक्टर्स होंगे जो आप इन दोनों में से डिसाइड कर सकते हैं? क्या लगता है? सबसे पहले Infrastructure cost. Data privacy. यस, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा प्राइवेसी। कॉस्ट इज आल्सो वन ऑफ देम। कॉस्ट में क्या होता है, कमर्शियल फ्री नहीं है, आपको उसके लिए पर टोकन पे करना पड़ेगा, राइट। उसकी कॉस्ट कम होती है, बट देयर इज कॉस्ट। आपको जितने टोकन आप एम्बेडिंग करा के लेते हैं उतना आपको पे करना पड़ेगा। बट ये मॉडल फ्री है, बट इनकी भी कॉस्ट लगती है। कहाँ पे कॉस्ट लगेगी या कैसे लगेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगेगी इनकी। एग्जैक्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर तो उतना लार्ज नहीं है, तो इसके लिए उतना नहीं है, बट ये मॉडल लार्जर है, इनके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा डेटा सेंसिटिविटी। एग्जांपल, आपका मेडिकल डेटा है या आपके कंपनी का कुछ प्राइवेट डेटा है, बहुत ही सेंसिटिव डेटा है, तो कमर्शियल का यूज करेंगे तो इनके पास आपका डेटा जाने वाला है, राइट। तो वहां पे जहां पे आपका डेटा बहुत ही सेंसिटिव है, तो आप प्रिफर करोगे ओपन सोर्स मॉडल्स, ठीक है। ऑलराइट, इसके साथ साथ इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। एंड जब आप एक्सप्लेन करने वाले हो आपने क्या क्या किया है एग्जैक्टली, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसमें आपके एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट एक कमर्शियल एंड एटलीस्ट एक ओपन सोर्स मॉडल का नेम मेंशन करना, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल के लिए आपको पूछा गया कि आपने कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज किया था, आपको बोलना है ओपनएआई का टेक्स्ट एम्बेडिंग लार्ज 3 आपने यूज किया था, 3 लार्ज, ठीक है। देन वहां पे कॉस्टिंग थोड़ी सी अलग रही थी। लाइक ओपन एआई एम्बेडिंग में 2 मॉडल्स है ना,
large models. ADA 003, हाँ, and small ADA 004 I guess. So उसमें ऐसे होता है क्या कि अगर large data set है तो आप large वाला यूज करो और अगर small होता है तो small वाला यूज करो? नो, ये डेटा सेट के ऊपर डिपेंड है कि आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए। लार्ज मॉडल से थोड़ी सी बेटर एक्यूरेसी मिलती है लार्ज मॉडल पे, ओके एंड बट कॉस्टिंग ज्यादा होगा लार्ज मॉडल का, इतना ही है। ओके ओके ऑलराइट, तो क्या होगा, आप बोल सकते हैं वी स्टार्टेड विथ ओपन एआई मॉडल बट टू रिड्यूस कॉस्ट एंड फॉर सम रीजन हमने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर ट्राई करने का डिसाइड किया। जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर या फिर इनमें से कोई मॉडल यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा है, वहां पे लेटेंसी ज्यादा हो रही है। लेटेंसी मतलब रिस्पॉन्स ज्यादा टाइम पे आ रहा है। एग्जैक्टली, रिस्पॉन्स के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो फॉर दैट रीजन अगेन हमने इनमें से किसी मॉडल के ऊपर शिफ्ट किया। सिंपल। इवन अगर आप बोल सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया था मतलब हमने ट्राई करने का सोचा था ओपन एआई के मॉडल, बट हमारा डेटा सेंसिटिव होने की वजह से हमने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, क्वेन वगैरह के मॉडल ट्राई किए एंड उनमें से हमें बेस्ट लगा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, तो हमने वो डिसाइड किया। बट ऑलवेज क्या करना है, 2-3 हमने एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से फॉर दिस रीजन ये हमें बेटर लगा, हमने ये यूज किया। ऐसे ही इसका भी आंसर देना है। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स टू कंसीडर while choosing embedding model। ठीक है, ठीक है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा सिक्योरिटी, मतलब आपका डेटा सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है। देन क्या बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस की, आपको कितना बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट। अगर आपने स्मॉलर मॉडल यूज किया, बहुत ही स्मॉल मॉडल जो फ्री में वगैरह हगिंग फेस पे अवेलेबल है, तो वहां पे क्या होता है, वो आपको प्रॉपरली सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर नहीं कर पाते, तो वो आपका कॉस्टिंग सेव कर रहा है, आपको लेटेंसी भी जल्दी दे रहा है। बट अगर आपको वो सिमेंटिक सिमिलरिटी प्रॉपर नहीं हो पा रही तो उसका कुछ यूज होगा क्या, नो, राइट। तो परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा। देन कॉस्ट, उस मॉडल को यूज करने के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है। ओपन सोर्स मॉडल है तो हो सकता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट लगे, कमर्शियल मॉडल है तो पर टोकन कितना यूज करें वो करना पड़ेगा। देन इसमें होता है मैक्स टोकन। व्हाट यू मीन बाय मैक्स टोकन्स, यस, मैक्स टोकन्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज। एग्जैक्टली जो एम्बेडिंग मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है, मतलब कितने मैक्सिमम एज ए इनपुट दे सकते हो, वो मैक्स टोकन है। तो कंसीडर आपके चंक की साइज बहुत ही लार्ज है, ठीक है, एंड आपका एम्बेडिंग मॉडल उतने हैंडल नहीं कर सकता, तो कुछ मीनिंग नहीं बनता, तो ये भी देखना पड़ेगा। देन उसके साथ कैपेबिलिटी, समटाइम्स कुछ डेटा आपका मल्टीलिंगुअल हो सकता है, तो कुछ मॉडल एम्बेडिंग मॉडल मल्टीलिंगुअल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, आप जस्ट गूगल करोगे मल्टीलिंगुअल एम्बेडिंग मॉडल, आपको आइडिया आ जाएगा, राइट। अगर आपका डेटा में कुछ इंफॉर्मेशन हिंदी में है एंड वो आपका एम्बेडिंग मॉडल अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, तो यूज नहीं है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो मल्टीलिंगुअल हैंडल कर सकता है। अगेन लेटेंसी रहेगा, लेटेंसी मतलब स्पीड होता है बेसिकली, जब हम उसको इनपुट दे रहे हैं टेक्स्ट, वो कितने टाइम में एम्बेडिंग बना के दे रहा है आपको। ठीक है, अगर एम्बेडिंग बनाने में आपको 2-3 मिनट लग रहे हैं तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब हो सकता है, राइट। खास करके जो आपका यूजर अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, यूजर अपलोडेड डॉक्यूमेंट में जब यूजर अपलोड कर रहा है आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है बेसिकली। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि लेटेंसी स्पीड वगैरह क्या है। ठीक है, ये क्लियर है, एम्बेडिंग मॉडल कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, डायमेंशन आल्सो देयर ना। डायमेंशन ऑल्सो, बट डायमेंशन पे उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बट लिख सकते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या है, जनरली बेटर अगर डायमेंशन होगा तो परफॉर्मेंस बेटर होगा, ठीक है, डायमेंशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, फैक्टर कौन से कंसीडर करने चाहिए। Is there any domain specific embedding model? यस, कुछ फाइन ट्यून मॉडल है बट वो उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा उनका, ठीक है, बट देयर आर सम मॉडल्स।
जैसे फाइनेंस वगैरह पे है। Okay. सर एक्चुअली ये डायमेंशन से रिलेटेड मॉडल का पूछ लेता है, क्योंकि लास्ट एक दो बार मतलब इंटरव्यू में पूछा है कि जो ओपन एआई का जो टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज है उसका डायमेंशन कितना है, या डायमेंशन क्या इम्पैक्ट करता है। यस यस, वही मतलब आपने जो मॉडल यूज किया तो हो सकता है उसका डायमेंशन पूछे कि कितने डायमेंशन का मॉडल आपने यूज किया है। यस, जनरली क्या बोलना, जितना बेटर टाइम मतलब ज्यादा डायमेंशन होगा परफॉर्मेंस बेटर होने वाला है। ठीक है, डायमेंशन मतलब क्या होता है, उसमें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती है वेक्टर में। या बट उसके बाद एक रिवर्स क्वेश्चन भी आता है सर, हाँ, जैसे कि why you go for the high dimension। फॉर बेटर परफॉर्मेंस, वो आपने बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था। नो बट स्पीड will be decrease ना। यस, स्पीड डिक्रीज हो रही है, बट And यहाँ how पे क्या हो रहा है, हाँ हमें जैसे क्या होता है ऑलवेज आपको ट्रेड ऑफ होते हैं, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है या फिर स्पीड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है ज्यादा। एंड इवन ये जो हमारा यूज केस है अभी, तो ये इस स्पेसिफिक यूज केस के बारे में अगर बात करें एचआर पॉलिसी, तो ये जो एम्बेडिंग क्रिएट होने वाली है ये सिर्फ एक बार ही होने वाली है। आप मल्टीपल टाइम करने वाले हो क्या? नो। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कंसिडर एम्बेडिंग क्रिएट होने के लिए 5 मिनट ले रहा है, तो भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? 5 मिनट सिर्फ एक बार ही लेगा, बाद में यूजर उसके ऊपर कितने बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। बट अगर वो आंसर यूजर को एक्यूरेट नहीं जा रहा है तो इम्पैक्ट करेगा। बट अगेन यहाँ पे यूजर अपलोडेड में देखते हैं, तो यूजर अपलोडेड में क्या है, अगर वो वहां पे 5 मिनट ले रहा है तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है यूजर बिहेवियर पे, क्योंकि वो 5 मिनट उसको वेट करना पड़ेगा। तो यूज केस के अकॉर्डिंगली और ऑलवेज क्या करना है, आपको यूज केस के अकॉर्डिंगली आंसर देना है। एंड जैसे मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कहीं पे भी आपको फिक्स आंसर नहीं होते हैं, नॉट ओनली हियर, मतलब जेएनआई में नहीं, आप होल आईटी फील्ड में कंप्यूटर साइंस में देखोगे, फॉर एनीथिंग आपके फिक्स आंसर नहीं है। इट ऑलवेज इट विल डिपेंड ऑन यूज केस। ठीक है, कहीं पे डेटाबेस कौन सा यूज करना है, लाइब्रेरी कौन सी यूज करनी है, फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना है, ऑलवेज डिपेंड ऑन यूज केस। ठीक है, तो सेम वे में इनके आंसर भी आपको यूज केस के अकॉर्डिंगली ही देने हैं। एंड जैसे मैं ये जो बोल रहा हूँ कि आपको स्टोरी बिल्ड करनी है, वो स्टोरी में आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली उसको आंसर कैसे देना है वो हमें देखना है। ठीक है, यस, वर्ड मॉडल को एज अ एम्बेडिंग आप यूज कर सकते हो, बट जो बाकी के मॉडल है वो बेटर रिजल्ट देते हैं, तो हम जनरली प्रिफर नहीं करते, बट यू कैन यूज। ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल के बाद नेक्स्ट क्या होगा, वेक्टर डेटाबेस। ठीक है, अगेन हमने ओनली क्रोमाडीबी देखा था, बट हम फ्यू मोर डेटाबेस का जैसे इंट्रोडक्शन लेंगे। एंड प्रोजेक्ट के लिए इंस्टेड ऑफ क्रोमाडीबी पाइनकोन यूज करते हैं, वेक्टर डीबी, या फिर उसे ही वेक्टर स्टोर भी कहते हैं, राइट। ठीक है, तो इसके भी मेनली 2 टाइप होते हैं, एक होगा सेल्फ होस्टेड एंड सेकंड होता है सर्वरलेस। सो सर्वरलेस मतलब क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है क्या? We can store our data in local, for example, ChromaDB. No, that is Okay. self-hosted. ChromaDB is self-hosted. Yes, Bhagesh? सर अज्यूर का इंडेक्स और जो वेक्टर स्टोर है वो सेम ही है या फिर कुछ अलग टर्मिनोलॉजी है? हाँ, कौन सा इंडेक्स, सॉरी? अज्यूर इंडेक्स जो अपन यूज हाँ, करते यस, हैं। सेम वो सेम ही है, मतलब वेक्टर डेटाबेस ये वो एक टाइप का। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सर्वरलेस मतलब क्या होता है, जो भी सर्वर आपको लगने वाला है उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। जितना भी लगे वो आपको कोई प्रोवाइड करने वाला है, दैट इज सर्वरलेस। एंड सेल्फ होस्टेड मतलब क्या है, आप आपके लोकल पे उसको सर्च करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ होस्टेड कौन सा होगा, क्रोमाडीबी वगैरह। एंड सर्वरलेस में बहुत सारे ऑप्शन है, पाइनकोन, पोस्टग्रे का भी कुछ आ रहा है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा। कंसिडर अगर हम सर्वरलेस यूज कर रहे हैं तो ऐसे कंसिडर करना है, सर्वरलेस मतलब कमर्शियल, जो मॉडल का कमर्शियल होता है वैसे है। एंड सेल्फ होस्टेड मतलब
ओपन सोर्स की तरह है, आप सब कुछ आपके लोकल में रहेगा। तो डेटा सेंसिटिविटी के लिए कौन सा प्रिफरेबल है? सेल्फ होस्टेड। यस, सेल्फ होस्टेड, क्योंकि सेल्फ होस्टेड में क्या हो रहा है, आपके लोकल में डेटा रहेगा। बट सर्वरलेस अगर यूज कर रहे हैं तो उनके सर्वर पे जहां पे वो आपका डेटा स्टोर कर रहे हैं वहां पे आपका डेटा जाने वाला है, ठीक है। जैसे उनके कुछ डेटाबेस के नेम लिख लेते हैं। जैसे हमने देखा था क्रोमाडीबी, क्रोमाडीबी ले सकते हैं, पाइनकोन। ये सासमा सर सिक्योरिटी के लिए हम सर्वरलेस यूज नहीं करेंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है ना, सॉरी, लाइक कंपनी का कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है ना कि Yes, yes, जिसकी वजह से yes. डेटा लीक ना हो जाए। यस होता है, बट सम डेटा सेंसिटिविटी का क्या होता है, आप थर्ड पार्टी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते, वो लीगली नहीं होता। जैसे कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, जीडीपीआर या फिर हिप्पा कंप्लायंसेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इवन दो आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी आप थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये थर्ड पार्टी है आपके लिए, तो क्या है वो आप यूज ही नहीं कर सकते। तो डिपेंड ऑन डेटा सेंसिटिविटी, आपकी डेटा सेंसिटिविटी कितनी है, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं या लीगली आप कुछ कंप्लायंसेस है तो आपको सेल्फ होस्टेड करना पड़ेगा। डिपेंड ऑन दैट, जहां पे ज्यादा डेटा सेंसिटिविटी है वहां पे हम प्रीफर करेंगे सेल्फ होस्टेड, ठीक है। तो उसके लिए फिर अपने को वीएम असाइन करेंगे। सॉरी, वीएम असाइन होगा क्या, बिकॉज लोकली तो हम डेटा भी उतना यूज रहेगा, तो हाँ, फिर लोकली करने के लिए मतलब वीएम पे लोड करेंगे। यस उनका प्राइवेट सर्वर्स वगैरह होते हैं एंड वो आपको असाइन करेंगे, ठीक है। पीजी वेक्टर है, क्वाड्रेंट, देन फेज, ये बहुत ही कॉमन है, वीवीएट, और भी क्यू मोड है। आई थिंक 2023 के अराउंड 20 से 25 कंपनियों ने फंडिंग उठाया था जस्ट टू बिल्ड वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। तो इसके भी कुछ फैक्टर्स है, आपको अगर डिसाइड करना है तो फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग वेक्टर डीबी, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कुछ आइडिया आ रहा है, क्या लगता है आपको क्या फैक्टर्स होने चाहिए? यस, सो सबसे फर्स्ट होता है इंपॉर्टेंट इज परसिस्टेंस। व्हाट यू मीन बाय परसिस्टेंस? सिंपल क्या होगा, कंसिडर आपने वो डेटाबेस बिल्ड किया है, ठीक है। मैं इस नोटबुक में अभी रन कर रहा हूँ, अगर ये नोटबुक रिस्टार्ट हो गई या फिर मैं मेरे लैपटॉप में वेक्टर डेटाबेस मैंने बिल्ड किया तो मैंने लैपटॉप क्लोज कर दिया या लॉग आउट हो गया, जो भी मैंने उसको चार्जिंग वगैरह खत्म हो गई, तो क्या वो डेटा जो मैंने वेक्टर स्टोर में स्टोर किया था क्या मैं उसे फिर से एक्सेस कर सकता हूँ इवन आफ्टर रिस्टार्टिंग? जैसे यहाँ पे ये जो अगर आपने कोलैब यूज किया है, अगर मैंने यहाँ पे एक नोट एक पीडीएफ अपलोड किया, अगर ये रिस्टार्ट हो गया, ठीक है, ये क्लोज हो गया, देन मैंने फिर से 1-2 दिनों के बाद इसको ओपन किया, तो ये डेटा यहाँ पे रहेगा क्या कोलैब में? यस, नो, नहीं रहता है, ये डिलीट हो जाता है। इसका मतलब है ये परसिस्टेंस नहीं है। बट अगर आपने गूगल ड्राइव में सेव किया है, स्टोर किया है, तो वहां पे रहेगा यस, देन गूगल ड्राइव इज परसिस्टेंस। सो परसिस्टेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है, क्या आपका डेटा टेम्पररी स्टोर हो रहा है या फिर परमानेंटली स्टोर होगा? समझ में आ रहा है? इवन आफ्टर आपका सर्वर स्टार्ट हो गया फिर भी आपका डेटा आपको एक्सेसिबल होना चाहिए। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कैन बी एक्सेस इट आफ्टर रिस्टार्ट और समथिंग, ठीक है। परसिस्टेंस समझ में आ रहा है क्या होता है? तो जैसे फेज वगैरह है वहां पे परसिस्टेंस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्रोमाडीबी में परसिस्टेंस हम कैसे करते हैं, डिफॉल्ट करेंगे, मतलब डिफॉल्ट वे से जाएंगे तो क्रोमाडीबी में भी परसिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। बट टू मेंटेन परसिस्टेंस हम कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे थे, क्या था वो? Directory, persist directory. एग्जैक्टली, परसिस्ट डायरेक्टरी। एंड वो परसिस्ट डायरेक्टरी किसी
ऐसी जगह पे स्टोर होना चाहिए जो डिलीट नहीं हो, मे बी आपका जो डिस्क है वगैरह उस जगह पे हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट थिंग है। तो कंसिडर ऐसे हो रहा है आपका रिस्टार्ट होने पे सारा जो वेक्टर है वो चले जा रहे हैं, तो कुछ मीनिंग नहीं होगा, राइट। तो परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। देन स्केलेबिलिटी, व्हाट यू मीन बाय स्केलेबिलिटी? कंसिडर आपने आपका एप्लीकेशन बिल्ड किया, जो भी आपका चैटबॉट है, आज उस एप्लीकेशन को ओनली 10 लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। 10 लोगों, एग्जांपल लेते हैं अभी मेरा आपका लैपटॉप है, ठीक है। आपके लैपटॉप में अगर 10 आपने टैब ओपन किए, कोलैब मतलब क्रोम के टैब, तो आपका लैपटॉप ठीक से चलेगा, ठीक है। बट सडनली आपने 10,000 टैब्स ओपन किए, तो आपका लैपटॉप हैंडल कर पाएगा क्या? यस, नहीं, क्रैश हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है? आपने जो एप्लीकेशन बिल्ड किया है, अगर आप उसको 10 यूजर यूज कर रहे हैं एंड टुमारो आपका एप्लीकेशन पॉपुलर हो गया एंड आपको 10,000 यूजर मिल गए, तो क्या आपका एप्लीकेशन उन 10,000 यूजर को सर्व करेगा या फिर क्रैश हो जाएगा? जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह की वेबसाइट, जैसे ही रिजल्ट लगता है वो क्रैश हो जाती है। क्या रीजन है उसका? इंक्रीज इन यूजर्स। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उतना जो लोड है हैंडल नहीं कर सकते। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपको जो एप्लीकेशन है वो कितना स्केलेबल चाहिए, राइट। तो एग्जांपल लेते हैं, ऊपर जाएंगे, कहाँ पे स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। ये 4 पॉलिसी चैटबॉट में आपको स्केलेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए या नहीं, क्या लगता है? नो, लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एग्जैक्टली, उतना मतलब स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है बट उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है आज कंपनी में 10 एम्प्लॉय है, कल एकदम 10,000 हो जाएंगे, राइट। आपके यूजर एम्प्लॉयज है। कस्टमर चैटबॉट में यस, 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 इट इज इम्पोर्टेंट। हो सकता है आज आपके प्रोडक्ट के ऊपर जस्ट 10 लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कल 10,000 भी पूछ सकते हैं, इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी चैटबॉट, इंश्योरेंस एजेंट, अगर आज 100 है, कल 10,000 हो सकते हैं, प्रोबेबली नो, राइट। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके यूज केस के लिए स्केलेबिलिटी है चाहिए या नहीं, ठीक है। एंड अगर स्केलेबिलिटी चाहिए तो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए सर्वरलेस, ठीक है। वाई सर्वरलेस? सर्वरलेस अगर आप 10 यूजर को हैंडल कर रहे हैं या फिर 10,000 को, सर्वरलेस ऑटोमेटिकली वो ज्यादा यूजर के ऊपर आपको स्विच करा देता है। तो सर्वरलेस बहुत ही ईजियर है, मतलब सेल्फ होस्टेड में भी वो पॉसिबल है बट आपको मैन्युअली सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसीलिए जहां पे स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है वी विल चूज सर्वरलेस, ठीक है। देन नेक्स्ट और क्या हो सकता है? अगेन यहाँ पे भी सिक्योरिटी रहेगा, राइट। आपका डेटा सिक्योर है या नहीं। देन कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग कैसे होगा? जो सर्वरलेस है आप कितना स्टोर कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ कितने टाइम आपने डेटा वेक्टर डेटाबेस में इंसर्ट किया, कितने टाइम फेच किया, उसके ऊपर आपकी कॉस्टिंग होती है सर्वरलेस में। बट सेल्फ होस्टेड में ओनली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आपको लगेगी, ठीक है। और हो सकता है लेटेंसी। लेटेंसी मतलब अगेन क्या होगा? आपका डेटा कितने टाइम में फेच हो रहा है। जैसे यूजर की क्वेरी आएगी तो डेटा फेच होने में टाइम तो नहीं लग रहा है, राइट। दैट इज व्हाट लेटेंसी इज। तो इन सारे फैक्टर का यूज करके आपको वेक्टर डेटाबेस चूज करना है। तो समझ में आ रहा है वेक्टर डेटाबेस? किसी को कुछ डाउट है इसमें? Sir, persistent मतलब you're saying like raw files or DB? इन डीबी, आपने जो डीबी में वेक्टर स्टोर किया है, ठीक है। कंसीडर आपने क्रोमा डीबी में परसिस डायरेक्टरी यूज नहीं किया, तो आपका जो वेक्टर्स है वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? आपके रैम में स्टोर होते हैं, ठीक है। Right. तो मैंने लैपटॉप क्लोज किया एंड फिर से ओपन किया, तो क्या मैं उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ?
नहीं, वो वैनिश होगा। Right. एक्सेस नहीं कर सकते, वो वैनिश हो जाएगा। बट मैंने परसिस्ट डायरेक्टरी बनाया एंड मेरे एक किसी फोल्डर में स्टोर किया, ठीक है। तो अगर मैंने लैपटॉप क्लोज किया फिर से ओपन किया तो फिर भी वो एक्सेसिबल रहेगा क्या? होगा। राइट, दैट इज व्हाट परसिस्टेंस इज। तो सर फाइल्स में वो कैपेसिटी नहीं है। यस, वो इन रैम मतलब रैम में ही सब कुछ स्टोर करता है, ठीक है। अगर क्रैश वगैरह हो गया तो क्या होगा, फिर से उसको एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है। मतलब आप एक्सटर्नल कैपेबिलिटी ऐड करते हैं बट इनबिल्ट नहीं है एंड ये डिफिकल्ट होता है परसिस्टेंस मेंटेन करना उसमें, ठीक है। तो डेमो Right. चाहिए या फिर स्टार्टिंग के फेज में, फेज जनरली फेज यूज नहीं करेंगे बट डेमो वगैरह में बेसिकली यूज कर सकते हैं, बट ये प्रोडक्शन ग्रेड नहीं है, ठीक है। और सेल्फ होस्टेड कौन से है? और क्रोमा डीबी है एंड क्वाड्रेंट दोनों में आता है, ये है, ठीक है। तो इसके लिए भी कॉस्टिंग लगता है क्या? नो, फेज इज आल्सो ओपन सोर्स, मतलब ये भी सेल्फ होस्टेड ही है। ओके। ऑलराइट, तो हमने अभी तक जस्ट सेल्फ होस्टेड देखा है, ठीक है। एक सर्वरलेस डेटाबेस जो कि पाइनकोन है, एंड पाइनकोन जहां पे भी आपको सर्वरलेस चाहिए मोस्ट प्रोबेबली सब लोग पाइनकोन का यूज करते हैं। तो हम पाइनकोन का जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। सो पाइनकोन क्या है? इट इज सर्वरलेस वेक्टर डेटाबेस। तो जस्ट मैं आपको शेयर भी करता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है सब कुछ। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आके गूगल पे सर्च करना है पाइनकोन, ठीक है। तो ये दिख रहा है पाइनकोन। पहले हम इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या है ये प्राइसिंग क्या है, मतलब ये फ्री में तो है बट स्टैंडर्ड में क्या है? स्टैंडर्ड में क्या बोल रहा है? $50 पर मंथ। ये क्या है? मतलब आपका जो भी यूजेस है वो एक्सीड हो जाएगा, तो मतलब एक्सीड वगैरह कितना है। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, हिप्पा एड ऑन, मतलब एक कंप्लायंसेस है, ठीक है। जो यूएस के वो कंप्लायंस के अंदर भी आता है। एंड यहाँ पे इसकी प्राइसिंग कहीं पे दिखेगा आपको, जस्ट ए मिनट हियर, ठीक है। तो अगर क्या है आप सीपीयू के ऊपर ले रहे हैं तो पर आवर आपको इतना कॉस्टिंग होगा। एंड इसमें रैम वगैरह के अकॉर्डिंगली कॉस्टिंग होती है। कहाँ गया, रिकमेंडेड इट विल बी समवेयर, ठीक है। जो मैं आगे दिखाता हूँ, पहले आपको यहाँ पे साइन इन करके लेना है, मतलब जो भी आपका अकाउंट है वो हम क्रिएट करके लेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं मेरे अकाउंट से लॉगिन करके लेता हूँ। वहां पे जैसे हम नॉर्मली लॉगिन साइन इन करते हैं सेम वे में आपको साइन अप करना है। ठीक है, एक बार आपने साइन इन कर लिया तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। एंड इसमें हम उसके होम पेज पे जाते हैं। तो होम पेज पे आपको इंडेक्सेस दिखेंगे। इंडेक्सेस मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक परसिस्ट डायरेक्टरी होती थी। परसिस्ट डायरेक्टरी मतलब जिसमें आपके सारे वेक्टर हम स्टोर कर रहे थे, वैसे यहाँ पे इंडेक्सेस है। तो आपको जितने इंडेक्सेस क्रिएट करने हैं उतने इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम अगर इस एचआर पॉलिसी इंडेक्स का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जितने भी आपके एचआर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर सर्च करेगा, तो उसके डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे फ्री में आई थिंक ओनली 5 इंडेक्सेस कुछ देता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले क्रिएट किया था, ठीक है। एंड इसका नेम देना है। तो आपको पहले क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करके लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद इनको कैसे पता चलेगा कि आपके आप ही का अकाउंट है, उसके लिए आपको यहाँ पे आके एपीआई की क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्लिक करेंगे एंड एपीआई की, जैसे हम नॉर्मल एपीआई की क्रिएट करते हैं, एपीआई की क्रिएट करके लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड एपीआई की का भी आपको यूज करना है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको नीचे कुछ दिखेगा, ये क्या है,
राइटिंग यूनिट्स मतलब क्या है, दिख रहा है ना ये राइटिंग यूनिट्स। आपने कितने टाइम आपका डेटा इंसर्ट किया है या फिर अपडेट किया है, कोई भी राइटिंग का ऑपरेशन किया है, ठीक है। तो ये कितने अराउंड 2 मिलियन मुझे फ्री में दे रहा है, मतलब फ्री के आपको भी फ्री में मिल जाएगा, बट उससे एक्सीड करेक्ट करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड जितना ज्यादा आप राइटिंग करेंगे, स्टोरेज मतलब कितना जीबी डेटा आपने स्टोर किया है, एंड देन रीडिंग यूनिट मतलब कितना आपने क्वेरी से डेटा फेच किया है। तो इन तीनों के लिए आपको कॉस्टिंग लगती है। कौन से राइटिंग यूनिट मतलब कितने आपने इंसर्ट किए, स्टोरेज मतलब वो आपका जो वेक्टर बने हैं कितने जीबी के बने हैं, रीडिंग यूनिट मतलब कितने टाइम आपने डेटा फेच किया। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग उतना ज्यादा नहीं होगी बट स्टिल आपको कॉस्टिंग लगेगी। एंड सबसे पहले आपको इंडेक्स क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, ओके 5 ही क्रिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी 5 है कि इसमें, यस मतलब एक और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, पाइनकोन पे जाना है एंड पाइनकोन इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जाके एपीआई की क्रिएट करके लेनी है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के लिए पाइनकोन का ही यूज करने वाले हैं। मतलब आप क्रोमाडीबी का भी यूज कर सकते हैं सेम वे में, बट हमने पहले कभी अदर देन क्रोमाडीबी नहीं देखा था, तो ये वी आर यूजिंग पाइनकोन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है, लॉग इन करना है एंड एपीआई की क्रिएट करके लेनी है। इसके लिए एपीआई की चाहिए, ठीक है। क्रोमाडीबी के लिए आपको एपीआई की चाहिए थी क्या, नो, क्योंकि वो फ्री एंड ओपन सोर्स था। तो एपीआई की आप पहले क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद वहां पे जाके क्रिएट इंडेक्स करके लेना है, एंड इंडेक्स को जो आपको नेम देना है वो दे सकते हैं। तो ये थिंग्स आपको करके लेने हैं। टुमारो हम क्या करेंगे, आपका जो ये जो थियोरेटिकल देखा है उसका एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, मतलब बेसिक चीजें ही हम यूज करने वाले हैं आपका जो एचआर का डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर, ठीक है। बट आपको उसका आंसर रेडी रखना है, आंसर कैसे क्रिएट करना है ये क्लियर है सबको। अगेन मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, मतलब स्क्रिप्ट वगैरह कैसे रेडी करना है, बट सबको हर किसी क्वेश्चन का आंसर आना ही चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, एंड वन मोर थिंग, अभी आपके पास 5 to 10 मिनट्स है। अगर आपको इंटरव्यू देना है इस वीकेंड, जो आपके इंटरव्यू होने वाले हैं, उस इंटरव्यू में जो भी आपका सिलेबस हुआ था लास्ट 15 डेज में वो रहेगा अप टू रैग इवेल्युएशन, ठीक है। रैग की जो इवेल्युएशन मैट्रिक्स थी रैगर्स के साथ हमने देखा था वहां तक रहने वाला है। तो इंटरव्यू के बारे में इंपॉर्टेंस मैंने बहुत बार बोला है। एंड कंसिडर कीजिए अभी बैच में सेम सिलेबस रहता है, राइट, मैं सिखाता हूँ सेम हूँ, आपको सेम असाइनमेंट मिलती है, बट किसी को 15 एलपीए मिलेगा, किसी को 30+ एलपीए मिलेगा। ये डिफरेंस कहाँ से आएगा, आपने कितने इंटरव्यू दिए हैं, आपने कितना खुद को इम्प्रूव किया है। एंड जब तक आप खुद को मेजर नहीं करेंगे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, राइट। एंड मेजर करने का बेस्ट वे इंटरव्यू होता है। इसीलिए मेक श्योर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने प्रिपेयर नहीं किया है, फिर भी इंटरव्यू देने का ट्राई कीजिए। अभी 5-10 मिनट्स है, आई विल वेट, उसके बाद ये जो लिंक है वो क्लोज कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक नेम फिल नहीं किया इस शीट में, अभी के अभी जाके आपको आपके नेम, रोल नंबर एंड सैटरडे या संडे आपको फिल करना है, ठीक है। क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट? ओके देन, उस शीट में अभी नेम कर दीजिए। यस बोलिए। फाइल्स वेक्टर डीबी है या लाइब्रेरी है? वेक्टर डीबी है, वेक्टर डीबी को यूज करने के लिए लाइब्रेरी है, जैसे क्रोमाडीबी वेक्टर डीबी है, उसको यूज करने के लिए हम पीपी इंस्टॉल क्रोमाडीबी लाइब्रेरी यूज करते हैं। बोथ, But it is not fully vector DB ना, because what happened, जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, so they asked me question like which vector DB you use, and that time I'm saying like I use the vector DB and they told sorry I use the files, and वो बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो vector DB नहीं है,
ये तो लाइब्रेरी है. So I got हाँ. confused and I researched on that. So Yeah. it So is also that's- saying like it is. Yes. So उन्होंने इसलिए कहा होगा कि हमने देखा था परसिस्टेंस का कंसेप्ट, राइट? आपको अगर एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, एंड फेज में परसिस्टेंस नहीं है, मतलब अगर आपका एक बार रिस्टार्ट हो गया तो सारा डेटा चला जाएगा. अच्छा. Okay. इसलिए हाँ, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा होगा कि इट इज नॉट वेक्टर डीबी. टेक्निकली वेक्टर डीबी है, बट वो इन मेमोरी वेक्टर डेटाबेस है, तो उसको हम टेक्निकली डेटाबेस नहीं बोल सकते. डेटाबेस मतलब क्या होता है? परमानेंटली स्टोर होना चाहिए, बट उसमें परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस. सो वेक्टर डीबी की तरह वर्क करेगा. इट इज अ वेक्टर डीबी, बट वो इन मेमोरी होने की वजह से उसमें परसिस्टेंस नहीं है, इसलिए जनरली हम उसको यूज नहीं करते. Okay. Okay. Got it. Thank you. Yeah. All right. Anything else? Okay then, we will stop here. Tomorrow जो भी इसके आगे की चीजें वो सारी हम डिस्कस करेंगे, एंड जो आपका कोडिंग हम करेंगे इसका, एंड आफ्टर दैट डिप्लॉयमेंट के लिए एपीआई बिल्ड करना, डॉकर वगैरह, वो हम स्टार्ट कर देंगे. ठीक है? ऑल राइट. ओके देन, थैंक यू एवरीवन. बाय. हैव अ नाइस डे.